Hello everyone, welcome to Economics by Visha and Arpita. So in this lecture series of IES, आज हम second question करेंगे और first question का B part है. So question that is asked is Friedman quantity theory of money, जो कि एक restatement है. So this came in 1956. ये ऐसा क्यों हुआ? पहले तो फिशर ने भी दिया था, हमने उसके बारे में भी पढ़ा है, केम्ब्रिज का भी अप्रोच पढ़ा है. तो उसमें वो बोलते थे कि जो मनी की सप्लाई है वो डायरेक्टली और प्रपोर्शनेटली प्रपोर्शनल है. मनी की जो सप्लाई है वो प्राइस के साथ प्रपोर्शनल है, डायरेक्टली एंड प्रपोर्शनेटली. बट ये चीज़ जो थी वो फेल हो गई थी आफ्टर 1930s के बाद. ये फेल हो गई थी, ठीक है. सो बेसिकली यही है. फिर उसके बाद फ्रीडमैन क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी आई, जो कि एक रीस्टेटमेंट है. इसको हम मॉडर्न क्लासिकल थियरी भी बोलते हैं. सो ये बेसिकली क्या बताता है? ये बेसिकली बताता है नेचर ऑफ डिमांड फॉर मनी को एक्सप्लेन करता है और एक्सप्लोर करता है. दिस थिंग यू कैन राइट ऑल्सो कि नेचर ऑफ डिमांड फॉर मनी को एक्सप्लेन करता है और एक्सप्लोर करता है. मनी का जो फंक्शन है उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है. सो इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं. एक ऑब्जेक्टिव तो है कि ये देखना कि कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं या वेरिएबल्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, मनी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं. उसकी डिस्कवरी इज़ दैट. सो इट इज़ बेसिकली डिस्कवरी किसकी? ऑफ वेरिएबल्स, अलग अलग वेरिएबल्स जो डिटर्मिन करते हैं डिमांड फॉर मनी को, ठीक है. विच डिटर्मिन डिमांड फॉर मनी. कौन से वेरिएबल्स हैं जो डिमांड फॉर मनी को अफेक्ट करते हैं वो देखना. वो उस ये ऑब्जेक्टिव था फर्स्ट. सेकंड ऑब्जेक्टिव था कि डिमांड फॉर मनी फंक्शन स्टेबल है कि नहीं, ये देखना. सो दैट वाज द सेकंड ऑब्जेक्टिव. डिमांड फॉर मनी जो है दैट इज स्टेबल और नॉट. डिमांड फॉर मनी फंक्शन जो है वो स्टेबल है कि नहीं है वो देखना. और नॉट, इसके तीन वेरिएबल्स हैं जो डिमांड फंक्शन को अफेक्ट करते हैं. तो ये हमने वेरिएबल्स देखे कि इसकी डिस्कवरी करना. तो तीन वेरिएबल्स कौन से हैं? विल सी दैट एज वेल कि 3 वेरिएबल्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिमांड फंक्शन, मनी के डिमांड फंक्शन को, ठीक है. विच अफेक्ट डिमांड फंक्शन. तो फर्स्ट जो है दैट इज टोटल वेल्थ. वो अफेक्ट करता है टोटल वेल्थ टू बी हेल्ड, जो हमें रखनी है. सो वो अफेक्ट करता है डिमांड फॉर मनी को, टोटल वेल्थ टू बी हेल्ड. सेकंड जो है दैट इज़ हमारा प्राइस एंड रिटर्न ऑन वेल्थ. प्राइस क्या है और रिटर्न क्या है वेल्थ के ऊपर, वो चीज़. एंड रिटर्न ऑन वेल्थ. सेकंड तो ये है कि प्राइस और रिटर्न क्या आ रहा है वेल्थ के ऊपर. थर्ड, डिविजन ऑफ वेल्थ ह्यूमन या नॉन ह्यूमन फॉर्म के अंदर, दैट इज देयर. सो थर्ड इज डिविजन ऑफ वेल्थ बिटवीन हमारा ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन फॉर्म के अंदर, दैट इज देयर. सो वेल्थ के अंदर सारे सोर्सेज होते हैं इनकम के, जो कि जिसे हम कैपिटलाइज्ड इनकम भी बोलते हैं, ठीक है. इसमें आप ह्यूमन से क्या समझ रहे हो? जो ह्यूमन, नॉन ह्यूमन इज़ बेसिकली, ह्यूमन इज़ बेसिकली जब मैंने पैसा किसी फिजिकल प्रोडक्ट या एसेट के ऊपर नहीं लगाया, बस मैंने ट्रेनिंग के ऊपर लगाया, एजुकेशन के ऊपर लगाया, दैट इज़ बेसिकली दैट. सो वेल्थ की इसके अंदर बात करते हैं कि वेल्थ इसके अंदर जो इंक्लूडेड है दैट इज़ बेसिकली सारे सोर्सेज ऑफ इनकम, जो कि जिसे हम कैपिटलाइज्ड इनकम भी बोलते हैं. और इनकम यहाँ पे जो हम बात करेंगे दैट इज़ परमानेंट इनकम, मतलब एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑन वेल्थ ड्यूरिंग पूरी उसकी लाइफ टाइम क्या आ रहा है, दैट इज़ हम परमानेंट इनकम लेंगे. सो वेल्थ के अंदर कुछ चीज़ें इंक्लूडेड हैं. वेल्थ का फर्स्ट इज़ देयर जो इंक्लूडेड है इज़ बेसिकली हमारा मनी. मनी अलग अलग चीज़ों में हो सकता है, जैसे मनी करेंसी की फॉर्म में, डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में, टाइम डिपॉजिट की फॉर्म में. इसे हम लग्जरी गुड भी बोलते हैं. सेकंड इज़ बेसिकली बॉन्ड.
बॉन्ड की फॉर्म में हो सकता है पैसा। बॉन्ड आपको पता ही है क्या होता है, जो फिक्स टाइम स्ट्रीम क्लेम्स जो होते हैं, जो कि नॉमिनल यूनिट के ऊपर होते हैं। सो दैट इज़ देयर। थर्ड जो है हमारा, दैट इज़ एक्विटी। एक्विटी जो है वो भी टाइम स्ट्रीम्स ही होते हैं, बट इसके क्लेम्स जो हैं वो रियल यूनिट के अंदर होते हैं। ठीक है। फोर्थ इज़ हमारा फिजिकल गुड, और जो हमारा नॉन ह्यूमन गुड्स होते हैं, दैट इज़ देयर। फिजिकल गुड्स एंड जो हमारा नॉन ह्यूमन गुड्स हो गए, वो हो गया। फिफ्थ इज़ हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है, जिसकी जो हम यूज़ करके कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो दैट इज़ बेसिकली द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो वो ह्यूमन कैपिटल हो गया। ठीक है। सो दैट इज़ देयर। सो ऑल्सो ये जो इनसे जो रिटर्न्स आएंगे वो एक्सप्लिसिट भी हो सकते हैं, इम्प्लिसिट भी हो सकते हैं। एक्सप्लिसिट जैसे कि हम बोल सकते हैं इंटरेस्ट हो गया हमारा, एक्सप्लिसिट हो गया वो रिटर्न। इम्प्लिसिट भी हो सकता है, इम्प्लिसिट जैसे इन्वेंट्री हो गया, वो हो सकता है। ठीक है। सो एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट दोनों रिटर्न्स हो सकते हैं। और जो हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं, इनसे जो भी मनी के फॉर्म्स हैं, इनसे जो एक्सपेक्टेड इनकम फ्लोज होंगे, वो उनका प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू ही लिया जाएगा। मतलब वेल्थ को हम करंट में ही बताएंगे कि उसकी करंट वैल्यू क्या है। सो दैट इज़ वाई वेल्थ जो होगा दैट इज़ वाई बाय आर, जहाँ पर जो डब्ल्यू है दैट इज़ बेसिकली करंट वैल्यू ऑफ द टोटल वेल्थ। ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली द करंट वैल्यू ऑफ टोटल वेल्थ। पूरी वेल्थ का करंट वैल्यू, आज जो डिस्काउंटेड प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू है वो देखेंगे। वाई जो है दैट इज़ द टोटल फ्लो ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम, जो हमारी एक्सपेक्टेड इनकम है उसका फ्लो। सो दैट इज़ देयर। सो दिस इज़ बेसिकली द टोटल फ्लो ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम। एंड आर तो आपको पता ही है, दैट इज़ द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, वो इंटरेस्ट रेट होगा। सो जो डिमांड फंक्शन है मनी का, सो उसे हम देखते हैं कि हम कैसे लिखेंगे। डिमांड फंक्शन फॉर मनी जो है, सो दैट इज़ बेसिकली एम बाय पी, विच इज़ इक्वल टू जो फंक्शन है इनकम का, वेल्थ का, रेट ऑफ रिटर्न जो मनी के ऊपर आ रहा है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो मनी के ऊपर आ रहा है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो कि बॉन्ड के ऊपर आ रहा है, एक्सपेक्टेड नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न जो कि इक्विटी के ऊपर आ रहा है, और जो हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वो हो जाएगा डी बाई डी टी, और जो अदर वेरिएबल्स हो गए वो चीज़ हो गई। सो दिस इज़ बेसिकली द डिमांड फंक्शन ऑफ मनी। जैसे मैं दोबारा से सारी टर्म्स लिख देती हूँ, दिस इज़ बेसिकली द टोटल स्टॉक ऑफ मनी डिमांड, जितना पैसा टोटल स्टॉक जो मनी का डिमांड किया जा रहा है। सो दैट इज़ देयर। एंड जो P है वो हमारा प्राइस लेवल है। जो हमारा Y है दैट इज़ बेसिकली द रियल इनकम, जो हमारी रियल इनकम है वो है। और जो हमारा W है वो हमारा फ्रैक्शन ऑफ वेल्थ नॉन ह्यूमन फॉर्म के अंदर। सो ये जो हमारा है, दिस इज़ द डिमांड फंक्शन फॉर एन इंडिविजुअल वेल्थ होल्डर। ये जो मैं लिख रही हूँ, दिस इज़ द डिमांड फंक्शन जो एक इंडिविजुअल वेल्थ होल्डर का होता है। ठीक है। सो W जो होगा दैट इज़ फ्रैक्शन ऑफ वेल्थ, जो कुछ फ्रैक्शन ऑफ वेल्थ जो कि नॉन ह्यूमन फॉर्म के अंदर है, इन नॉन ह्यूमन फॉर्म। ठीक है, जो कि नॉन ह्यूमन फॉर्म के अंदर है। आर एम जो है दैट इज़ बेसिकली जो रेट ऑफ एक्सपेक्टेड नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न जो कि मनी के ऊपर है, जो मिल रहा है। जैसे मैंने पैसे अपने पास रखने की बजाय किसी को दे दिए, उसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ मिल रहा है। सो दैट इज़ द नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न ऑन मनी के ऊपर जो मिल रहा है। सो दैट इज़ देयर।
RE जो है वो हमारा एक्सपेक्टेड नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न इक्विटीज के ऊपर, एक्सपेक्टेड, नॉट, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेशन, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज एक्सपेक्टेड नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न जो कि इक्विटी के ऊपर है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, वो चीज़ हो गई। एंड जो हमारा RB है वो हमारा हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो कि बॉन्ड के ऊपर है, सो दैट इज देयर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन बॉन्ड, ठीक है, वो चीज़ हो गई। और हमारा 1/P इंटू DP/DT जो है दैट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स, वो हो गया। U जो है वो वेरिएबल अदर देन इनकम, वो हो जाता है अदर देन इनकम। और जो हमारा, अब हम अगर बात करें कि एग्रीगेट डिमांड फंक्शन का होगा जिसमें बिजनेस का भी हो और इंडिविजुअल्स का भी हो, तो बिजनेस में यही फ़र्क होता है कि उसमें ह्यूमंस का जो रेट ऑफ रिटर्न है उसको नहीं लेते इन अकाउंट, ठीक है। तो इसमें सिर्फ जो मॉनेटरी टर्म्स में होगा उससे लेंगे। और अगर हम एग्रीगेट डिमांड फंक्शन की बात करें, इसमें इंडिविजुअल बिजनेस सब कुछ इंक्लूडेड होगा, तो इसमें जो M होगा वो हो जाएगा पर कैपिटा मनी होल्डिंग, पर कैपिटा मनी होल्डिंग क्या है वो हो जाएगी। और जो हमारा Y है दैट विल बी जो पर कैपिटा रियल इनकम है वो हो जाएगी रियल इनकम, ठीक है। एंड W जो होगा यहाँ पे जब हम एग्रीगेट डिमांड फंक्शन की बात करेंगे वो फ्रैक्शन ऑफ एग्रीगेट वेल्थ इन नॉन ह्यूमन फॉर्म, जो कि नॉन ह्यूमन फॉर्म में है, सो वो हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ एग्रीगेट वेल्थ, कुछ फ्रैक्शन जो कि एग्रीगेट वेल्थ का इन नॉन ह्यूमन फॉर्म है, ह्यूमन फॉर्म में नहीं, नॉन ह्यूमन फॉर्म में है, वो हो गया, ठीक है। सो इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड यील्ड या जो कि रिटर्न आ रहे हैं वो हमारे बॉन्ड से आ रहे हैं, इक्विटी से आ रहे हैं, या रेट ऑफ रिटर्न जो कि मनी के ऊपर है या प्राइस चेंज की वजह से आ रहा है। तो अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स बढ़ जाते हैं तो जो मनी की डिमांड है फॉर द वेल्थ होल्डर्स वो घट जाएगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड रिटर्न वहाँ से ज़्यादा आ रहा है, तो वो अपनी होल्डिंग्स क्यों बढ़ाएंगे, वो उन चीज़ों में ही लगाएंगे, इक्विटी बॉन्ड्स में लगाएंगे जिससे उनके रिटर्न्स बढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पर जो वेल्थ होल्डर्स हैं वो कम मनी होल्ड करेंगे, ठीक है। ऑल्सो इम्पेरिकल एविडेंस ये भी बताते हैं जो इनकम इलास्टिसिटी है डिमांड फॉर मनी की वो ग्रेटर देन यूनिटी होती है, सो दैट इज़ देयर। सो दिस थिंग यू कैन राइट एज वेल कि जो इनकम की इलास्टिसिटी है, इनकम की जो इलास्टिसिटी है फॉर जो मनी की डिमांड की इलास्टिसिटी है फॉर मनी वो इज़ ग्रेटर देन यूनिटी, वो यूनिटी से ज़्यादा है। अब इसको मैं डायग्रामेटिकली भी आपको एक बार शो करती हूँ कि कैसे है। सो इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 है इस केस में, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टीपर है, फ्लैटर नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है और यहाँ पे मनी का बैलेंस है, ठीक है, सो अगर कुछ भी चेंज आ रहा है इंटरेस्ट रेट में तो उससे कुछ खास फ़र्क मनी बैलेंस पे नहीं पड़ रहा है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट इनइलास्टिक है, ठीक है। और डिमांड फॉर मनी का जो फ्रैक्शन है वो स्टेबल है, इतना ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा। तो ये तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ऑब्जेक्टिव 1 थे डिटर्मिनेंट्स के बारे में जो कि बात कर रहे थे कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डिमांड फॉर मनी को अफेक्ट करते हैं, वो चीज़ें हमने देख ली, वेल्थ हो गया, रिटर्न्स देख लिए हमने, वो सारी चीज़ें देख ली, और डिमांड कहाँ कहाँ से आ रही है वो चीज़ें देख ली, सारी ये चीज़ें देख ली, बॉन्ड्स, इक्विटी, ये जो सारी चीज़ें हैं, वेल्थ, प्राइस की वजह से जो चेंज आ रहा है, वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, वो डिटर्मिनेंट्स होते हैं। अब सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो था दैट वाज रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ, वो स्टेबल है भी कि नहीं है। सो स्टेबिलिटी ऑफ डिमांड फंक्शन उसको देखना है,
तो आप इसमें ये नोटिस करेंगे कि जो स्टेबिलिटी है, एक तो सप्लाई ऑफ मनी की बात करें वो स्टेबल है कि नहीं है। तो सप्लाई ऑफ मनी जो है, पहले तो दोनों की बात करते हैं कि सप्लाई और डिमांड फॉर मनी। सप्लाई ऑफ डिमांड फॉर मनी जो है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर सप्लाई में कुछ फ़र्क आ रहा है तो डिमांड में उसके हिसाब से फ़र्क नहीं आएगा, ये इंडिपेंडेंट है। अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि सप्लाई फॉर मनी जो है वो अनस्टेबल है, क्योंकि जो इसकी जो ऊपर करना मनी सप्लाई को, या कम करना है या ज़्यादा करना है, वो उसका जो चीज़, उसका जो डिसीजन है दैट इज़ टेकन बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी, वो हम लोग नहीं ले सकते। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अनस्टेबल, स्टेबल नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि इसके जो डिसीजन है दैट इज़ टेकन बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी। जैसे आरबीआई बढ़ाएगी घटाएगी, बट जो हमारा डिमांड फॉर मनी है वो स्टेबल होता है, बिकॉज इसमें जो मनी होल्डिंग्स हैं वो कैश के फॉर्म में हो सकती हैं या डिपॉजिट के फॉर्म में होती हैं, और ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फिक्स्ड वे में इन द परमानेंट इनकम के साथ, कि होल्डिंग और जो हमारी परमानेंट इनकम है उसके बीच में रिलेशन बताता है। जैसे कि एक हम देखते हैं कि अगर सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो वो क्या करेगा, सेंट्रल बैंक बाय करेगा सिक्योरिटीज़ को। तो इससे क्या होगा, लोग अपने जो बॉन्ड्स उन्होंने खरीदे हैं वो बेचेंगे, उससे क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। जब वो अपनी बॉन्ड्स को बेचेंगे तो उससे क्या होगा, उनकी होल्डिंग्स बढ़ जाएंगी। मैंने पहले बात क्या करी कि मनी सप्लाई अगर बढ़ानी है सेंट्रल बैंक को तो वो बाय करेगा, आरबीआई जैसे कि वो बाय करेगा बॉन्ड्स को या सिक्योरिटीज़ को। उससे क्या होगा, लोग जो हैं वो क्या करेंगे, सेल करेंगे, बेचेंगे सिक्योरिटीज़ को। उससे क्या होगा, बेचेंगे, बॉन्ड्स बेच रहे हैं तो उससे क्या होगा, मनी होल्डिंग उनके हाथ में क्या होगी, बढ़ जाएगी, मनी होल्डिंग बढ़ जाएगी एज़ कंपेयर टू परमानेंट इनकम। मनी होल्डिंग जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू हमारी जो परमानेंट इनकम है, परमानेंट इनकम से ज़्यादा हो जाएगी हमारी होल्डिंग, ठीक है। तो उस केस में होल्डिंग जब बढ़ जाएगी परमानेंट इनकम से तो दे विल बाय एन एसेट या इंक्रीज़ कर देंगे। जब पैसे बढ़ गए हाथ में तो एसेट बाय करेंगे, कंजम्पशन पे इंक्रीज़ कर देंगे, एज अ रिज़ल्ट फिर होल्डिंग घट जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर सेंट्रल बैंक को सपोज करो कि मनी की सप्लाई जो है वो घटानी है तो सेंट्रल बैंक उसमें क्या करेगा, आरबीआई वो बेच देगा बॉन्ड्स को। उससे क्या करेंगे, लोग बाय कर लेंगे, पीपल क्या करेंगे, बाय कर लेंगे बॉन्ड्स। वो बाय करेंगे तो क्या होगा, उनकी होल्डिंग्स जो हैं, मनी होल्डिंग्स जो हैं वो कम हो जाएंगी एज़ कंपेयर टू परमानेंट इनकम जो उनकी है। परमानेंट इनकम जो है वो ज़्यादा हो जाएगी दैन द होल्डिंग्स जो उनके हाथ में पैसा है, ठीक है। उससे ज़्यादा तो वो हो जाएगी, होल्डिंग्स कम हो जाएंगी, परमानेंट इनकम ज़्यादा होगी। एज अ रिज़ल्ट वो क्या करेंगे, अपने एसेट्स बेचेंगे, कंजम्पशन को रिड्यूस करेंगे, एज अ रिज़ल्ट उनकी होल्डिंग्स फिर बढ़ जाएंगी। तो इनके बीच में स्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। बट मनी की सप्लाई की अगर बात करें तो देयर इज स्टेबिलिटी नहीं है। अगर हम मनी सप्लाई की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी नहीं है, मनी डिमांड में स्टेबिलिटी रहती है, ठीक है। सो अगर मनी की सप्लाई, अगर मनी की डिमांड सेम है, फिक्स्ड है, और मनी की सप्लाई बढ़ जाती है तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है प्राइस या आउटपुट को, प्रोपोर्शनेटली और डायरेक्टली इफेक्ट करेगी। तो अब इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं कि कैसे अफेक्ट करती है ये। सो दिस इज़ बेसिकली हमारा मनी का डिमांड, दिस इज़ हमारी मनी की सप्लाई, ठीक है, ये हमारी मनी की सप्लाई है, एंड दिस इज़ द आउटपुट वाई, एंड दिस इज़ मनी की सप्लाई एक्स पे मनी की सप्लाई, एंड दिस इज़ द इनकम वाई हो गया, ठीक है। अगर मनी की सप्लाई बढ़ जाती है, ये मनी की सप्लाई बढ़ गई तो उससे क्या होगा, और हमारी इनकम जो है उतनी इनिशियली तो उतनी ही रहेगी, बढ़ेगी कैसे, जब मनी सप्लाई बढ़ा इनकम उतनी ही है। तो लोग, जब मनी सप्लाई बढ़ेगा, कैसे बढ़ सकता है मनी सप्लाई, लोगों ने सेल करे होंगे अपनी सिक्योरिटीज़,
तो जब उन्होंने सेल करे तो उनके पास पैसा आ गया, उन्होंने इन्वेस्ट करेंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, जॉब्स बढ़ेंगी, तो इनकम अपने आप बढ़ेगी, तो अपवर्ड मूवमेंट अपने आप आ जाएगी। सो पहले जो E1 था वो E2 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। जब मनी का सप्लाई बढ़ेगा तो उससे अपने आप ही वाई जो है, मतलब जो आउटपुट है, ये जो इनकम है, ये अपने आप बढ़ जाएगी। सो दैट इज़ देयर। सो आई होप आपको स्टेबिलिटी का और जो फैक्टर्स डिटर्मिन करते हैं मनी की डिमांड को, जो उसका ऑब्जेक्टिव था डिस्कवर करना, वो आपको सब समझ में आया होगा अच्छे से। इसका PDF लेने के लिए आई हैव अ चैनल ऑन टेलीग्राम, इट्स विद द नेम इकोनॉमिक्स बाय विशान अर्पिता, वहाँ से जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ऑल्सो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इन वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।